गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं बी.एल. अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉरपोरेट अकाउंट का एक चैप्टर होल्डिंग कंपनी का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूँगा। ये एक मिसलेनियस प्रॉब्लम होगा। मिसलेनियस प्रॉब्लम कहने का मतलब एक ही प्रॉब्लम के अंदर डिविडेंड, रिवैल्यूएशन या बोल सकते हो आप बोनस शेयर, ठीक है, एटसेट्रा डिफरेंट टॉपिक्स इंक्लूडेड होगा। दैट इज कॉल्ड एडवांस लेवल ऑफ प्रॉब्लम। तो ऐसा एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूँगा, ठीक है। ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। एक्स लिमिटेड एक्वायर्ड 80% ऑफ द इक्विटी शेयर ऑफ वाई लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल। साल के शुरू में देखिए, यहाँ बैलेंस शीट का डेट देखिए 31 मार्च 15। तो 31 मार्च 15 का प्रॉब्लम है। अब 1 अप्रैल को शेयर एक्वायर किया, तो इसका मतलब बिगिनिंग ऑफ द ईयर में वो शेयर एक्वायर किया था 80%। यहाँ देखिए वाई लिमिटेड का शेयर कैपिटल है 2,50,000। 10 रुपये वाला शेयर है, इसका मतलब हुआ 25,000 शेयर से 25,000 शेयर्स में 80% एक्वायर किया, मीन्स हो गया 20,000। एक्वायर किया था एट ए प्राइस ऑफ 3,50,000। हम लोग का ये हुआ वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 350 में एक्वायर किए थे। बैलेंस शीट में देखिए बेसी है 4 लाख है। तो जितना दाम में शेयर एक्वायर किए, अगर बैलेंस शीट में उससे ज़्यादा वैल्यू होता है तो उसको हम लोग अदर इन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं। यहाँ रिजर्व एंड सरप्लस दोनों का है। इसका रिजर्व सरप्लस 170 है। इस बार लॉन्ग टर्म बोरोइंग है 5 लाख 2 लाख। करेंट लाइबिलिटी 4 लाख और 81। फिक्स्ड एसेट टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों है। करेंट एसेट्स, बैलेंस शीट छोटा है, हेडिंग के साथ अमाउंट दिया हुआ है। इसके आगे नोट्स टू अकाउंट की तरफ बढ़ते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस जो 1,70,000 था, उसमें जनरल रिजर्व 1 लाख था, सरप्लस आपका 70,000 था। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में डिवेंचर भी है और टर्म लोन है। यहाँ देखिए सरप्लस अकाउंट का एनालिसिस दिया हुआ है। सरप्लस अकाउंट ओपनिंग 40,000 था, ये होगा प्री। क्लोजिंग में देखिए 70,000 है, तो हम लोग वैसे तो करेंट ईयर 30,000 बोलेंगे, क्योंकि 40 है, 40 से 70 हो गया तो करेंट ईयर 30,000। बट यहाँ देखिए करेंट ईयर प्रॉफिट है 67,500। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि वो डिविडेंड दिया है। ये डिविडेंड लास्ट ईयर का है, ये प्री डिविडेंड है, ये करेंट ईयर का है, ये पोस्ट डिविडेंड है। ड्यू टू डिविडेंड करेंट ईयर का प्रॉफिट रिड्यूस हो जाता है। तो जो यहाँ करेंट ईयर का प्रॉफिट 30,000 है, डिविडेंड 37,500 है, तो करेंट ईयर प्रॉफिट हो जाना चाहिए दोनों प्लस करके 67,500, जो देखिए यहाँ दिख रहा है। तो डिविडेंड से प्रॉफिट रिड्यूस हो जाता है, तो वापस एक बार ऐड बैक कर देंगे तो करेंट ईयर प्रॉफिट पता चल जाएगा। प्री डिविडेंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। पोस्ट डिविडेंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है, क्योंकि प्री डिविडेंड कैपिटल इनकम होता है, पोस्ट डिविडेंड रेवेन्यू इनकम होता है। तो ये इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट होता है, ये पीएल में क्रेडिट होता है। यहाँ देखिए लिखा है ऑल डिविडेंड रिसीव्ड बाय एक्स लिमिटेड फ्रॉम वाई लिमिटेड करेक्टली अकाउंटेड फॉर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इसका मतलब डिविडेंड रिसीव्ड में होल्डिंग कंपनी कोई भी प्रकार का मिस्टेक नहीं किया है, करेक्टली रिकॉर्ड किया है। तो इसलिए डिविडेंड रिसीव्ड का हम लोग कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि करेक्टली रिकॉर्डेड बोला हुआ है। करेंट एसेट्स बैलेंस शीट में गुड्स परचेज था 40,000 का, प्रॉफिट था 25% ऑन कॉस्ट। ये अनरियलाइज प्रॉफिट निकालने में हेल्प करेगा, ठीक है। अब चलिए चलते हैं, इसका एक एक वर्किंग करेंगे। वर्किंग को आप ध्यान से देखोगे, ओके। अब वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन लिख लो, जिससे कि आपको समझने में सुविधा होगा। चलिए चलते हैं वर्किंग। सबसे पहले हम लोग 1 नंबर वर्किंग करेंगे। शेयर ऑफ होल्डिंग वैसे तो दिया हुआ था 80%,
फिर भी 20,000 शेयर हम लोग एक्वायर किए, 25,000 शेयर था, इंटू 100 80%। शेयर ऑफ माइनॉरिटी 5,000 डिवाइडेड बाई 25,000 इंटू 100 20%। 2 नंबर एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। इसमें एक कॉलम होता है प्री, दूसरा कॉलम होता है पोस्ट। जनरल रिजर्व के बारे में कुछ बोला हुआ नहीं था, जनरल रिजर्व को ओपनिंग एज्यूम कर लेंगे। जनरल रिजर्व आपका ओपनिंग 1414 पूरा 1,00,000 रुपया प्री। सरप्लस 1414 साल के शुरू में 40,000 था, वो प्री। करेंट ईयर बिफोर डिविडेंड, बिफोर डिविडेंड करेंट ईयर जो था वो 67,500 पोस्ट हो जाएगा। और डिविडेंड पेड, प्री एक्विजिशन से डिविडेंड दिया था 25,000, डिविडेंड पेड प्रॉफिट को कम करता है। अब पोस्ट से दिया था आपको 12,500। और कोई आइटम नहीं है, रिवैल्यूएशन वगैरह नहीं है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस नहीं है। तो ये हो गया 115, ये हो गया आपका 55। ओके, इसमें से माइनॉरिटी को लेस कर देंगे। माइनॉरिटी इंटरेस्ट आपका है 20%, 23,000, इसका होगा आपका 11,000, ये बचेगा 44,000, ये बचेगा 92,000। तो एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में प्री वाला प्री में, पोस्ट वाला पोस्ट में, माइनॉरिटी लेस कर दिए। होल्डिंग कंपनी डिविडेंड रिसीव्ड, बोथ डिविडेंड रिसीव्ड करेक्टली रिकॉर्ड किया है, तो प्री डिविडेंड को इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट किया होगा, पोस्ट डिविडेंड को पीएल में। प्री डिविडेंड रिसीव्ड ये होगा 25,000 प्री डिविडेंड था, उसका 80% 20,000। पोस्ट डिविडेंड रिसीव्ड 12,500 का 80%। बोथ आर करेक्टली recorded by holding company, therefore no further adjustment will be required। जानकारी के लिए लिख दिए कि अब कोई एडजस्टमेंट करने का ज़रूरत नहीं है। वर्किंग नंबर 3, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। यहाँ आप क्वेश्चन में एक बार देखो, हम लोग उसका 80% शेयर खरीदे थे 350 में, तो मेरे लिए वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हुआ 350। ये प्री डिविडेंड रिसीव 20,000 हम लोग करेक्टली रिकॉर्ड किए हैं, इन्वेस्टमेंट में करेक्टली क्रेडिट किए हैं, तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट 350 था, ये 20,000 जो प्री डिविडेंड से वो रिड्यूस हो गया करेक्टली रिकॉर्ड होने के कारण, तो आपका 330 होगा। यहाँ देखिए वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 350 में परचेज किए थे,
20,000 डिविडेंड का करेक्ट रिकॉर्डिंग किए तो आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 330 लेस पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर 20,000 शेयर का पेड अप वैल्यू आपका 2 लाख। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट प्री एक्विजिशन प्रॉफिट 92,000 आया था, ये हो गया 292,000। यहाँ थोड़ा सा पॉजिटिव बच गया 38,000। दिस इज कॉल्ड गुडविल। ओके, असली चीज़ ये समझिए, 350 में इन्वेस्टमेंट परचेज किए थे, 20,000 प्री डिविडेंड करेक्ट रिकॉर्ड किए तो इन्वेस्टमेंट मेरे पास 330 होना चाहिए। अब आते हैं वर्किंग नंबर 4, माइनॉरिटी इंटरेस्ट पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर। उनके पास 5,000 शेयर था तो पेड अप वैल्यू 50,000 हुआ। ऐड प्री एक्विजिशन प्रॉफिट पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। प्री प्रॉफिट मिला था 23,000, पोस्ट मिला था 11,000, ऐड कीजिए 84,000। ओके, तो ये हो गया हम लोग का 4 वर्किंग, माइनॉरिटी इंटरेस्ट तक कर दिए। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। वर्किंग नंबर 5 करेंगे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट में स्टॉक ने बताया था 40,000 इंक्लूडेड है। अब प्रॉफिट का परसेंटेज बोला था 25% ऑन कॉस्ट, 25/125 दैट इज 8,000 हो गया। ओके, अब आते हैं वर्किंग नंबर 6, कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व। कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व, अपना जनरल रिजर्व 3 लाख था, अपना जनरल रिजर्व 3 लाख था, प्लस पोस्ट एक्विजिशन जनरल रिजर्व पोस्ट में कुछ था ही नहीं, डैश कर देते हैं 3 लाख। कंसोलिडेटेड सरप्लस, अपना सरप्लस, होल्डिंग कंपनी का अपना सरप्लस 1 लाख था। पोस्ट एक्विजिशन, पोस्ट एक्विजिशन में ये देख लीजिए एक बार, एनालिसिस को देखिए। पोस्ट में जनरल रिजर्व था ही नहीं, तो पोस्ट वाला ये जो 44 है सरप्लस ही माना जाएगा। ये हो गया 144 और इसमें से अनरियलाइज्ड प्रॉफिट माइनस कर देंगे। अनरियलाइज्ड आपका 8,000 आया है, 136,000। ये हो गया हम लोग का 7 वर्किंग। 7 वर्किंग का ही लिस्ट तैयार करते हैं। इसके बाद नोट्स टू अकाउंट, बैलेंस शीट के लिए नोट्स टू अकाउंट में 1 नंबर रिजर्व एंड सरप्लस ज़रूर बनाते हैं, जिसके अंडर में आपका जनरल रिजर्व है। जनरल रिजर्व 3 लाख था, सरप्लस है, सरप्लस आपका 136 है। कैपिटल रिजर्व आया नहीं था, गुडविल आया था, तो उसको 436 कर देते हैं। ओके, तो ये हो गया हम लोग का वर्किंग और आपका एक नोट्स टू अकाउंट रिजर्व एंड सरप्लस बना दिए। अब चलिए चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। ठीक है, ये रहा बैलेंस शीट का फॉर्मेट, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड। सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज में सबसे पहले लाते हैं शेयर होल्डर्स
शेयर होल्डर्स फंड, और शेयर होल्डर फंड में लाते हैं शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल होल्डिंग कंपनी का रिकॉर्ड होता है, सब्सिडियरी वाला कैंसिल 7 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व सरप्लस का नोट्स किए थे 436,000। बी नंबर में लाएंगे नॉन करेंट लायबिलिटीज़। नॉन करेंट लायबिलिटीज़ में आपका था लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में सिर्फ होल्डिंग कंपनी का 5 लाख और बगल वाले का 2 लाख, तो 5 और 2 7 लाख। करेंट लायबिलिटीज़, करेंट लायबिलिटीज़ के नाम से दिया हुआ था, उसका हम नाम चेंज कर लेते हैं, ट्रेड पेएबल कर लेते हैं। करेंट लायबिलिटीज़ में ट्रेड पेएबल दोनों प्लस करके 580, और यहाँ पर हमको लाना है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट का वर्किंग हुआ था आपका, वो आया था 84। इसको प्लस कर देंगे, दिस इज द टोटल। ये प्लस कर दिए, 3 0 हो गया, ये 0 हो गया, 20। 25 लैक्स टोटल आ गया। अब देखते हैं एसेट्स को, देखते हैं एसेट्स का भी 25 लाख ही आना चाहिए। एसेट्स में ए नंबर नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स में रोमन 1 फिक्स्ड एसेट्स, इसके अंदर में टेंजिबल, इनटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स में था आपका 9 और 4 दोनों ऐड करके 1360। इनटेंजिबल में था 1,40,000, 140, अब प्लस आपका गुडविल आया था 38, तो 178। 1 लाख लिख देते हैं, प्लस 40, अब गुडविल आया था 38, तो ये हो गया 178। 2 नंबर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। अगर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट देखें तो आप देखो बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट 4 लाख दिया हुआ है, और जबकि वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट के वर्किंग में वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हम लोग लिए 330, तो 4 लाख में से 330 बाद जाएगा 4 लाख, और 330 का काम हो गया, तो आपका नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा 70,000। बी नंबर करेंट एसेट्स डायरेक्ट दिया हुआ था, करेंट एसेट्स को प्लस करते हैं 6 लाख प्लस 3 लाख, इसी में से वो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को बाद दे देते हैं, माइनस कर लेते हैं 8,000, तो ये हो जाएगा 9892। प्लस करके उसका 25 लाख आना चाहिए, प्लस करके चेक करते हैं 3 0, ये 10, 30, यस 25 लाख आ गया। ये हो गया आपका बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में ध्यान दीजिएगा आप, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट पर इन्वेस्टमेंट 4 लाख था, और वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑफ कंट्रोल के वर्किंग में 330 लिए थे, तो 70,000 आ गया आपका नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। तो ये बन गया बैलेंस शीट, टोटल मैच कर गया, इसका मतलब हम लोग सही सही बनाए हैं। आप क्वेश्चन को पहले लिख लो और मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व करो, देखो 100% समझ में आने लगेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।